भर के लिए याद रख पाएंगे बहुत सरल तरीके से और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं छंद के विषय में कि मारग प्रेम को समुझे हरिचंद यथारथ हो तो यथा है। जीवन में कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है, आधी सफलता आपको वहीं मिल गई। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं ऋषि द्विवेदी और आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश के नंबर 1 विश्वसनीय चैनल जय महादेव विद्याकुल पर। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है छंद। हमने इसके पहले अलंकार पढ़ा है। काव्य सौंदर्य के तत्वों के अंतर्गत 3 बिंदु आते हैं, रस, छंद और अलंकार। ये आपके पद्य की व्याख्या के बाद भी काव्य सौंदर्य के तत्व पूछे जाते हैं और परीक्षाओं में प्रश्न भी आता है। कैसा प्रश्न आता है मैं आपको बताऊंगा। साथ ही छंद क्या होता है, छंद के प्रकार कितने हैं जो आपकी परीक्षाओं के अनुसार महत्वपूर्ण है, और उनके अन्य अंग क्या हैं जिन्हें हम अवयव कहते हैं। सभी प्रकार को क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। आप आज की क्लास के बाद छंद के इस टॉपिक को जीवन भर के लिए याद रख पाएंगे बहुत सरल तरीके से और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं छंद के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व। अक्सर आप जब व्याख्या लिखते हैं तो आप देखते हैं कि आप कहा जाता है, वहां पर लिखा रहता है कि उसका काव्य सौंदर्य बताइए, कविता का सौंदर्य बताइए। तो कविता के सौंदर्य के अंतर्गत आप भाषा बताते हैं, भाषा शैली आदि बताते हैं, लेखन शैली बताते हैं, और जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु बताते हैं वे हैं रस, अलंकार और छंद। आज हम छंदों पर बात करेंगे, अलंकार पर हम बात कर चुके हैं और आपको पता है कि अगली क्लास किसकी होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से छंद का महत्व। छंद क्या है जानने से पहले छंद का महत्व जानना आवश्यक है। अब देखिए, आपके कथा संग्रह में, कथा साहित्य में 4 कहानियां हैं, उसमें से एक कहानी है पंचलाइट। आइए पंचलाइट कहानी का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ते हैं। गुलरी काकी की बेटी मुनरी गोधन से प्रेम करती थी और उसे पता था कि गोधन को पंचलैट जलाना आता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था क्योंकि गोधन रोज मुनरी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाया करता था। सलम सलम, हम तुमसे मोहब्बत करके सनम, ठीक है। परंतु आज गोधन की आवश्यकता महतो टोली के लोगों को पड़ गई। इसी आवश्यकता को जानते हुए मुनरी ने अपनी सहेली कनेली द्वारा सरदार तक यह सूचना पहुंचा दी कि गोधन पंचलैट जलाना जानता है। इसको पढ़ते हुए आप समझ पाए होंगे कि मैं एक कहानी पढ़ रहा हूं, इसमें कोई छंद नहीं है, गद्य में छंद नहीं होता। लेकिन अब जब आप गद्य पढ़ते हैं तब आप समझ पाते हैं काव्य पढ़ने के दौरान छंद क्या होता है। अब आइए छंदबद्ध एक रचना पढ़ते हैं। एक रचना जो कि आपके ही सिलेबस में प्रेम माधुरी की है, जिसे लिखा है प्यारे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। अब इसको पढ़ते हैं। इसको जब मैं पढ़ रहा होऊंगा तो आप जब इसको सुनेंगे तो आप एक लय इसमें देखेंगे, एक ठहराव देखेंगे, एक विस्तार देखेंगे, एक बंधन देखेंगे, जिसमें उसी बंधन में ये चारों लाइनें पढ़ी जाएंगी। जैसे मारग प्रेम को समुझे हरिचंद यथारथ हो तो यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है, बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहिनाहक पूछत कौन व्यथा है। अब इन 4 पंक्तियों को पढ़ने के दौरान आपने एक लय देखी, एक ठहराव देखा, एक विस्तार देखा, कविता समझ पाए आप। यही कविता जो थी, यही जो आनंद था आपको मिला, जो इसमें रूखापन था और जिस रूखेपन को इस 4 लाइनों ने दूर किया कि मारग प्रेम को समुझे हरिचंद यथारथ हो तो यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिय मेरु भली विधि और उपाय सब बिरथा है, बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहिनाहक पूछत कौन व्यथा है।
ये जो इसमें छंद है, जो इसका बंधन है, यही बंधन इसकी सुंदरता है और इसी को छंद कहते हैं। तो अब आइए, हमने एक स्तर तक छंद को समझ लिया है, अब हम परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। क्या है परिभाषा? कि छंद का सामान्य अर्थ है बंधन। कैसा बंधन? रस्सी वाला नहीं कि किसी को पकड़ के लाए, बांध दिए पैर हाथ, उसका सरवर और कह दिया कि भैया तुम छंद में बंध गए हो, ऐसा नहीं। मात्रा, तुक, लय, विराम और वर्ण आदि के नियमों से बंधी रचना को छंद कहते हैं। मात्रा क्या है, तुक क्या है, लय क्या है, विराम क्या है, विस्तार से बताऊंगा आपको, और ऐसा बताऊंगा कि आप जीवन में नहीं भूलेंगे। अब इससे और सरल परिभाषा देखिए, परिभाषाओं की व्यवस्था क्या होती है, हम जितना सरल कर पाए करते जाएं। जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था से लयात्मकता बनती है, मैंने लयात्मकता बताई आपको, मुनरी वाली कहानी बताई, कोई लय नहीं थी। इसमें क्या है? मार्ग प्रेमु को समुझे, एक लय है, ठीक है। गति की एक विशेष व्यवस्था निर्मित होती है। अब मैंने ऐसे नहीं पढ़ दिया कि मार्ग प्रेम को समझे हरचंद हाथ होते था, ये कितना तेज हो गया। मैंने एक लय, एक गति में पढ़ा। गति क्या क्या अर्थ है? वही अर्थ है जो फिजिक्स में होता है स्पीड का, कौन तेज है कौन धीमा है। धीरे से पढ़ रहा हूं ना कि मार्ग प्रेमु को समुझे हरिचंद यथारथ हो तो यथा है। एक लय है, एक गति है, इसमें एक आराम से पढ़ा जा रहा है और उस पढ़ने का एक विराम है। हम आए पहले मार्ग प्रेमु को समुझे, यहां रुके, फिर हरिचंद यथारथ हो तो यथा है। तो हमने जो पहली जगह पर रुके हम शुरू से अंत तक, वो एक चरण हुआ, जहां रुके वह विराम हुआ, और जिस स्पीड में पढ़ा वह गति हुई, जिस लय से उतार चढ़ाव से पढ़ा वह लय हुआ, लयात्मकता हुई। ठीक है, वैसे हम विस्तार में समझेंगे, लेकिन कितनी आसानी से हम उदाहरणों के माध्यम से चीजों को समझ सकते हैं। तो गति की एक विशेष व्यवस्था निर्मित होती है, उसे छंद कहते हैं। छंदों की रचना और गुण अवगुण के अध्ययन को छंद शास्त्र कहते हैं। हमारे यहाँ हर चीज के शास्त्र हैं। हमारे विद्वान लोग जो हमारे पूर्वज होते थे, वो कोई विशेष टॉपिक पकड़ लेते थे, उस पर कुछ लिख डालते थे तो उसको शास्त्र कह देते थे। जैसे भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा, नृत्य की जितनी भी कलाएं हैं उन पर विस्तार से विवेचन करते हुए नाट्य शास्त्र लिखा। उन्होंने जितने अंग उपांग हो सकते थे, जितने रस हो सकते थे, जितनी मुद्राएं हो सकती थी, सबका वर्णन उसमें किया, उसे नाट्य शास्त्र कहा गया। अब एक और विद्वान हुए, नाम हुआ पिंगल ऋषि। उन्होंने छंदों की बात कर दी, कविता को या साहित्य को, शब्दों को बंधन में बांधा और कहा कि ये लय है, ये गति है, ये विराम है, ये मात्रा है, ये शब्द है, ये वर्ण है। इनके आधार पर एक व्यवस्था बनाई और उस व्यवस्था के प्रवाह को नाम दिया छंद, और उस छंद की पुस्तक को नाम दिया छंद शास्त्र। नाम था पिंगल ऋषि, तो छंद शास्त्र का नाम पिंगल शास्त्र भी पड़ गया। तो दो ऑब्जेक्टिव आपके तैयार हो गए, परीक्षा में आ जाए कि छंद शास्त्र की रचना किसने की, तो पिंगल ऋषि ने की। पिंगल ऋषि ने किस ग्रंथ की रचना की, तो छंद शास्त्र की रचना की। छंद शास्त्र का अन्य नाम क्या है, पिंगल शास्त्र है। पिंगल शास्त्र का अन्य नाम क्या है, छंद शास्त्र है। हो गया, ऐसे ही तो ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और आपका बनता है, छंद का सामान्य अर्थ क्या है या छंद का अर्थ क्या है। इसमें भी 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, वहां पर आपको बंधन लगाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, छंद के अंग कौन से होते हैं? अभी मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने एक प्रवाह में पढ़ा, तो वो प्रवाह गति थी, मैं रुका, विराम था। जो एक लाइन मैंने पढ़ी वो चरण था, मैंने फिर से प्रवाह को स्टार्ट किया। तो गति, लय, विराम, चरण, ये सब क्या है? यही तो छंद के अंग हैं। जैसे एक मनुष्य है, जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? हृदय, हृदय के 4 भाग, हाथ, कान, नाक, आंख, कोशिका, पता नहीं क्या क्या। एक शरीर को बनाने में कितने अंग लगते हैं, उसी प्रकार हर चीज को बनाने में अंग लगते हैं। आप एक कुर्सी बना रहे हो तो कुर्सी के 4 पैर लगते हैं। ऐसे ही जो भी इस दुनिया में जब भी आप कुछ निर्मित करते हैं तो उस निर्मिती में कुछ व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, कुछ तैयारियां बनानी पड़ती हैं, और उन तैयारियों के उस विशेष विभाग को अंग कह देते हैं। जैसे छंद शास्त्र में छंद के जो 7 अंग हैं वे कौन से हैं? वर्ण। वर्ण क्या है? मैंने आपको जब वर्ण विचार पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जिन्हें हम स्वर कहते हैं या जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं या जिन्हें हम अयोगवाह कहते हैं, वही वर्ण है, वही तो वर्ण है। अब यहां कैसे प्रयोग होगा हम आगे विस्तार से बात करेंगे। मात्रा क्या है?
जो ही छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ की जो मात्रा रहती है वही मात्रा, अब उसमें छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, छोटा की मात्रा को छोटी कहेंगे, बड़ा की बड़ी कहेंगे, उसको तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। यति और विराम क्या है? यति और विराम एक ही मतलब विराम का अर्थ यति होता है, यति का अर्थ विराम। विराम का अर्थ रुकना। मैंने आपको बताया था कि मारग प्रेमु को समुझे, मैं रुका यहाँ पे, ये विराम है। ठीक है। गति क्या है? गति ये है कि जो मैं इतनी तेजी से पढ़ा कि मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथार्थ होते था, आपको नहीं मजा आया। लेकिन जब मैंने इस तरह पढ़ा कि मार्ग प्रेम को समझे, तो एक विशेष गति मैंने पकड़ी और उसी गति को छंद की गति कहते हैं। चरण और पद क्या है? अब देखिए, मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथार्थ होती यथा है। तो यहां पर अगर स्पष्ट रूप से विराम को ध्यान में रखते हुए आप देखें तो दो लाइनें आपको मिली, मार्ग प्रेम को समझे, रुकना, हरिचंद यथार्थ होते यथा है, फिर आगे बढ़ना, फिर यहां रुकना। तो जब एक वर्ड से हम पढ़ना शुरू करें और रुकें, उसके बीच की जो एक लाइन है ना, उसे चरण या पद कहते हैं। तो अगर इस पंक्ति से मैं पूछूं कितने चरण है, तो आप कहेंगे 2 चरण है। ठीक। तुक क्या है? तुक मैंने क्या कहा? मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ होत यथा है, यथा है। लाभ कछु न पुकारन में बदनामी होने की सारी कथा है। पहले में यथा है, दूसरे में कथा है। ठीक है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन व्यथा है। यथा कथा है, यथा है, व्यथा है। देख रहे हैं, एक सीक्वेंस आ रहा है, एक जैसे शब्दों का प्रयोग आ रहा है, इसी को तुक कहते हैं। गण क्या है? गण 8 प्रकार के होते हैं। हम संस्कृत में जब छंद पढ़ते हैं, या माता राजभान सलगा, तो उसके आधार पर यगण मगण तगण होते हैं, जो मैं आपको बता दूंगा। वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अंगों में है तो एक दृष्टि डाल लेने में क्या जाता है। व्यवस्थाओं को, किसी घर को अगर देखना है आपको तो व्यवस्थित रूप से देखिए, तो बहुत मजा आता है। कोई कमरा आपके काम का नहीं, वो भी देख लीजिए, जरूरत पड़ जाती है कभी कभी भाई। तो आइए, ये 7 अंग हैं, हमने परिभाषा समझ ली, छंद किसे कहते हैं। तो छंद की सामान्य परिभाषा आप कह सकते हैं, छंद की सामान्य परिभाषा आप इसे बता सकते हैं कि जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था से लयात्मकता और गति की एक विशेष व्यवस्था निर्मित होती है, उसे छंद कहते हैं। और उसके बाद 7 अंग, पहले वर्ण पर चलते हैं। एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अब देखिए, ध्वनि कहां से आती है? हमने जाना कि जब हम बोलते हैं, जब हम आवाज निकालते हैं, तो उससे ध्वनि आती है। जिन बच्चों ने वर्ण विचार वाला क्लास करी होगी वे ठीक से जानते होंगे, नहीं तो आपको सेक्शन में वीडियोस के सेक्शन में वर्ण विचार वाली क्लास मिल जाएगी, आप देख लेंगे तो आप बहुत ठीक से समझ जाएंगे। फिर भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब आप बोलते हैं तो चाहे चाहे कोई वाक्य बोले, वाक्य में स्वर का ही प्रयोग होता है। यदि आप व्यंजन शब्द भी बोलते हैं, जैसे मैंने बोला क, तो मैं जब क बोलता हूं तो क के साथ अ छिपा हुआ है। ठीक है। बिना अ के मैं क का उच्चारण नहीं कर सकता। यानी ध्वनियां जो हैं, छंद में तो ध्वनियों का प्रयोग है, तो जो ध्वनियां हैं वे स्वर होती हैं, सारी ध्वनियां स्वर होती हैं। तो हम यहां स्वर वर्णों के बारे में बात करेंगे, यानी जिन ध्वनियों में स्वर होता है उसे वर्ण कहते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी। अब इसमें भी छोटा और बड़ा, यानी एक छोटा है एक बड़ा है, तो उसे हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? छोटा, छोटी, छोटाऊ। जितने छोट भाई हैं वह सब एक ओर, जितना बड़ा भाई है वह सब एक ओर। छोटा ह्रस्व में छोटे भाई आ जाएंगे, छोटा, छोटी, छोटाऊ। दीर्घ स्वर में वे बड़े लोग आ जाएंगे जो घर के बड़े हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है। अब एक बात और आपको समझनी है, छंद में ह्रस्व को लघु कहते हैं और दीर्घ को गुरु कहते हैं। बहुत सामान्य सी बात है, आप एक बार समझ लीजिए। ये थोड़ी सी जानकारियां हैं जिनको जानना आवश्यक है। आगे मैं जब आपको मात्रा गणना बताऊंगा तब इसकी आवश्यकता का महत्व पता चलेगा आपको, मतलब इसका महत्व, इसकी आवश्यकता पता चलेगी आपको कि वर्ण की आवश्यकता क्यों है। तो हमने जाना वर्ण यानी स्वर वर्ण, बोलने में कौन से वर्ण काम आते हैं? स्वर वर्ण, उन्हीं को स्वर होता है, आवाज होती है, ध्वनि होती है। 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व में आ ई उ और दीर्घ में बड़ा, बड़ी, बड़ी, बड़ाऊ, ए ऐ ओ औ। ठीक। हम आगे चलते हैं। मात्रा, किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण में जो समयावधि, किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण में, वर्ण या ध्वनि एक ही चीज है, भाषा की सबसे, ये इसीलिए मैं कहता हूं क्लास बहुत ध्यान से किया करो आप, और सारी क्लास किया करो। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी
इकाई, ठीक है। वर्ण होती है और ध्वनि भी होती है, यानी वर्ण और ध्वनि एक ही चीज है। मैंने बोला अ, ये ध्वनि हो गई। अब अ को लिखूंगा कैसे? इस तरह, तो ये अवर्ण हो गया। बोली जाने वाली ध्वनि, लिखा जाने वाला वर्ण, यही तो है। तो किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण में जो समय अवधि लगती है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा का क्या अर्थ होता है? अगर आप फिजिक्स की भाषा में बात करें तो मात्रा आप कहेंगे कि